Namaskar. Good morning. Hi to every viewers. This is yet another episode of Face to Face with Topos, and हमारे साथ है Dr. Ashfaq, who has got sixth rank in AIMS in November 2020 session this year. हार्दिक शुभकामनाएं अशफाक जी। ये बताइए व्यूअर्स को कि कहाँ से एमबीबीएस किए थे, कहाँ एमडी हुआ था आपका, और कैसे आपको वो न्यूरोलॉजी का शौक आया था और न्यूरोलॉजिस्ट बनने का वो इरादा मन में ऐसा दम गया, अब बताइए। First of all, good morning, sir, and hello, viewers. Myself, Dr. Shfaq, and I have joined MBBS in 2009 batch in LLR Medical College, Meerut. Then, after completing MBBS, 1 year going to preparation for PG, 624 rank in All India, and then got MD seat in GSVM Medical College, Kanpur, where I completed PG in medicine from 2016 to 2019. Then, after two branches comes in my mind, endocrinology and neurology. I have lots of passion for neuro, cardio, and this cardiology are much more hectic, and I joined RML as a non-academic SR neurology department. Then with work with DM resident in RML, so passively I gain much of the neurology part also in their class, in their case presentation round, so which also helped me. एक गलती जो मैंने किया कि I am totally dependent on Harrison up to NEET SS. I am totally dependent on Harrison because my senior during when NEET started in first 2 years, much of the question only from Harrison. So my seniors are selected from some and some in KGMU. तो दे also बताते थे कि हैरिसन से काम चल जाएगा, एवरी लाइन एवरी टेबल इज इम्पोर्टेंट इन हैरिसन. अप टू नीट आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन हैरिसन, बट नीट में कुछ समझ में नहीं आया देने के बाद मच ऑफ द पीडियाट्रिक्स क्वेश्चंस. तो आपके हिसाब से आपने न्यूरोलॉजी इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आप टाउन से हैं और आप ज्यादातर वो न्यूरोलॉजी से आपका वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाली न्यूरोलॉजी से कोई और इन्वेस्टिगेशन या और वो टेक्निक्स या व्हाट कॉल इंटरवेंशन ज्यादा नहीं है, इसलिए आपने न्यूरोलॉजी चूज किया था। और जब आप आरएमएल में भर्ती हुए तो आपको वो न्यूरोलॉजी के साथ रहने का वो आदत पड़ गया और आपने वो न्यूरोलॉजी से रिश्ता जोड़ दिया, ऐसा बोल सकते हैं ना? जी सर, जी सर. तो आप बोल रहे थे कि आपने ये गलती किया कि टिल नीट तक, नीट तो सितंबर 25 को आया था, टिल नीट तक आपने सोचा कि वो हैरिसन के एक एक लाइंस को पढ़ेंगे ऐसा, बिकॉज आपको आपके सीनियर से ऐसा एडवाइस मिला था। तो वो ये बात हुई कि हर एग्जाम में कोई ना कोई चेंजेस होता है एग्जाम में, नीट या जो भी इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट्स का ज्यादातर पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन वो अपडेट्स ज्यादा आते हैं एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चंस में। बट नीट का तो पता नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं इस, बिकॉज वन नीट इज नॉट सेम एज द अनदर नेक्स्ट ईयर नीट। सो आपको बहुत अपडेट रहना पड़ता है कि क्या हो रहा है। आई थिंक सीनियर्स के एडवाइसेस को लेना चाहिए, लेकिन कुछ और एडवाइसेस भी आपको चाहिए ताकि आप क्लियरली नीट क्रैक करें। हैरिसन पूरा किया था क्या, कंप्लीट किया था? जी सर, पूरा किया था, पूरा किया था। तो उस टाइम में आपको हैरिसन के साथ कोई और बुक था क्या हाथ में, जैसे एमसीक्यू ओरिएंटेड बुक्स? और उस टाइम में आपने ब्रैडली का यूज किया, ब्रैडली का इस्तेमाल किया? नहीं सर, ब्रैडली बिल्कुल ही नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा मसल डिसऑर्डर पड़े थे। मतलब पढ़ाई के साथ आपने वो एग्जाम का मॉक एग्जाम वगैरह वगैरह कुछ क्रैक किया था या? हाँ, तो एग्जाम के साथ सर नीट से आई हैव पहले? ज्वाइंड द व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ सर, आप जो कंडक्ट कराते थे मतलब एमईएस ग्रुप वो था। तो एट टाइम जो कुछ नीट के लिए सर हैरिसन बेस्ड क्वेश्चन मतलब आप के जो थे वो मैंने पूरे दिए, थॉरली दिए। ओहो, तो आपको वो नीट ने आपने पूरे मॉक टेस्ट किए, आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन किया था पहले? नहीं नहीं सर, नो कोचिंग, ओनली ग्रुप, ओनली आवर ग्रुप ओनली और आपके पढ़ाई? ओनली या only your groups and our groups and friends groups, जो आप। वो नीट लिखते वक्त ना आपके मन में क्या ख्याल आया कि आपने सही किया है कि पढ़ाई का प्रिपरेशन, या कुछ लिखते वक्त ही, लिखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि क्या हो रहा है अभी? लिखने के बाद सर ये मतलब
नीट आफ्टर ऐसा लग गया था कि मतलब कि जो है मतलब अंडर 100 अंडर 50 तो नहीं है, अंडर 50 तो मतलब नहीं। रैंक जो मेरी अंडर 50 तो नहीं है, बाहर है मतलब अबव 50, हाँ बट हाँ सम क्वेश्चंस आर कंट्रोवर्सी एंड उसके बाद से फिर भी कुछ उम्मीद थी, चांसेस थे कि जो है हाँ मतलब अंडर 200 और यूपी, मतलब आई बिलोंग टू यूपी एंड लखनऊ इज माय फेवरेट सिटी, देन के केजीएमयू और आरएमएल हाँ, मुझे मिल सकता है, बट तो आपका अंक कितना आया था, मार्क्स कितने आए थे नीट के? ये सर 364 था। रैंक मतलब मार्क्स तो 203, 203। मार्क्स 203, रैंक इज 360। ओके ओके। तो तो देन दैट नाइट आई एम तो बहुत परेशान थे सर, तो फिर मैंने आपको फोन किया, फिर हाँ याद आपने है। बहुत किया, आपने सर बताया कि जो है अप टू 400 रैंक इज बेस्ट, डोंट वरी, यू कैन गो फर्दर फॉर श्री चित्रा एम्स एंड हाँ हाँ समथिंग। तो फिर हाँ। मुझे लगा कि सर 400 रैंक तक तो सर बता रहे कि अच्छा होता है तो फिर आगे कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको 400 रैंक के अंदर आया या 500 से के अंदर आया, तो ये आपका मोर देन 50% ऑफ पीपल के से ज्यादा है ना आपका रैंक। सो आपने जो पढ़ाई किया वो ठीक किया है, लेकिन थोड़ी कमी रह गई होगी कहीं कहीं। दैट इज बिकॉज वन रैंक, ये 10 to 20 रैंक्स का चेंज आता है। एक क्वेश्चन अगर गलत निकला ना, एक क्वेश्चन गलत निकला तो भी आपका रैंक इतना शिफ्ट हो जाता है। पता नहीं, कहीं कहीं पे तो रैंक्स ज्यादा क्राइम रहते हैं। इतना ये बात नहीं कि आप बुरे हैं, आपने पढ़ाई ठीक नहीं किया, लक का भी एक फैक्टर होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मुझे उस दिन बहुत कॉल्स आए, बिकॉज इस नीट तो बहुत आपको पता है कि ज्यादा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी आए थे, किसी को जमा नहीं वो नीट। किसी जी जो भी सर, इतने बिल्कुल। दिल लगा के पढ़ाई किए थे ना, उनको तो बहुत मुश्किल हुआ, बहुत दिक्कत हुआ नीट के बाद और रिजल्ट्स के बाद। जब मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने देखा कि इसके बाद बहुत एग्जाम्स हैं। आई थिंक 30 सीट्स के ज्यादा एग्जाम्स और भी बाकी है, जैसे एम्स, निमहांस, दो निमहांस थे, पीजीआई, जिपमर, श्री चित्रा, कुल मिला के तो 30 सीट्स आते हैं उसमें। तो जिसने अभी नीट को क्रैक नहीं किया, तो उसको दम लगा के ऐसे काम करना चाहिए कि वो इस इंस्टीट्यूट में भी भर्ती हो सके, वो बेहतर है नीट। तो मैं तो मोटिवेट कर रहा था आपको भी। आपने बोला था जी सर। बहुत रिजेक्टेड थे जब आपने कॉल किया था। आपने बोला था आरएमएल इसलिए भर्ती हुए कि ताकि आपको न्यूरोलॉजी का कुछ मालूम पड़े। आपने नीट से पहले ये गलती किया कि आपने हैरिसन ही पढ़ा था और लाइन लाइन पढ़ा था। अजय माथुर का इस्तेमाल किया था क्या? अजय माथुर डॉक्टर सर का अ, बुक का? किया था, सिर्फ न्यूरोलॉजी पार्ट और कुछ मेडिसिन के लिए मतलब लिसन के लिए, किया था। ओके। सो हाँ, न्यूरोलॉजी पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है। और ये आरएमएल में काम करते वक्त ना आपको कैसे पढ़ाई करने का मौका मिला? पिछले 1 साल में कुछ मिला था, या आपने वो डीएम जो कर रहे हैं वहां पे उनसे मिलके कुछ पढ़ाई की, या अपने आप ही घर में आके टाइम मिलता था क्या आपको पढ़ाई और हाँ, टाइम मिलता के? था वहाँ पे, सर हाँ, बॉस लोग के साथ डिस्कस कर लिया, कोई केस कोई भी चीज, ओके। जैसे मतलब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आर ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, फिर बॉस के साथ डिस्कस करने की एमआरआई, लोकलाइजेशन क्या है इस पेशेंट का, ये क्या है। हाँ। तो उसमें भी जो है पैसिवली जो है मतलब बहुत सारी चीजें जान के वहाँ पे रह के बॉस लोग के साथ, उसके बाद से फिर अपना फिर तो आपको बहुत मेडिसिन पढ़ लिया। बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर मिले आप जब आरएमएल में न्यूरोलॉजी नॉन जी। नॉन डीएम रेसिडेंट के जैसे काम किया। तो एक आई थिंक ये एक और तरीका है पढ़ने के लिए, जो दिल से चाहते हैं कि उनको न्यूरोलॉजी चाहिए और काम भी करना पड़ता है, तो बेहतर वो एक न्यूरोलॉजी, व्हाट यू कॉल दैट, नॉन नॉन रेसिडेंट, नॉन एकेडमिक, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक एसआर, जैसे किसी अच्छे कॉलेज या हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, आपको ऐसे चांस मिले तो, जैसे अशफाक जी को मिला था। तो आपने वो नीट से, आपने नीट में तो जो आपको वो बहुत डिफिकल्टी महसूस हुआ था, तब से वो डिसअपॉइंटमेंट से आपने कैसे बाहर आया और एम्स को क्रैक करने का आपका वो हिम्मत मिला? क्या क्या किए थे आप? उसके बाद से सर में तो आपका, आपने कुछ इतना जरूर कुछ बदलाव किया होगा ताकि आप इंस्टीट्यूट जी सर, के लायक बन जाए।
तो आपने क्या क्या किया था इसमें? एक्चुअली में सर जब नीट की रैंक आई तो फिर बहुत सारे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी। हम्म, सबसे पहले तो आपने सर मोटिवेट किया कि अप टू 400 रैंक इज गुड फॉर, मतलब नेक्स्ट तुम देख सकते हो 6 महीने पे 3 महीने पे फिर से एग्जाम आने वाले हैं। हाँ 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 और उसके बाद से कुछ लोग कह रहे थे डीएनबी ले लो, डीएनबी भी बेटर है दिल्ली का, पर्टिकुलरली गंगाराम हुआ, हाँ मेदांता हुआ, ये सब ये इसमें भी जा सकते हो। तो फिर ये था कि जो है प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर नीट की तो फिर जो है फिर नीट का फिर लगा कि जो है नीट फिर से पीडियाट्रिक्स पूछ दे क्या कर दे। और एम्स में 6 6 महीने पे मतलब एवरी 6 मंथ दो टू ट्वाइस मतलब एम्स दे दे चुका हूँ। और अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास मार्क्स आते थे इन थ्योरी में। ओके 39 आउट ऑफ 80 39 2 बार से आए। तो फिर मैंने सर जो है फिर उसके बाद से फिर लगा कि जो है काउंसलिंग चलती चली गई। फिर उसके बाद से फिर मुझे लगा कि समय को यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ हाँ दिस टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने सर एम्स के लिए लगा। तो एम्स में के लिए सर जो सुनील कुमार आती है किताब, हाँ 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 वो तो एक पुरानी सीनियर, वन ऑफ माय सीनियर जिसके पास था, मैंने उसको लेके लगाया बट उसमें क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं। हाँ हाँ उसके बाद से फिर हमें नए क्वेश्चन चाहिए थे इधर 2015-16 ऑनवर्ड्स। हम्म, तो आफ्टर ये सारे क्वेश्चन सर आपके ग्रुप से जो आप नीट मॉक आपने एम्स के लिए जो मॉक दिया हम्म, कराया था उसमें सारे हमें नए क्वेश्चंस मिले। ओके तो मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस हमें एम्स के मिल गए पुराने रिपीटेड जितने थे। उसके बाद से हैरिसन तो पढ़ ही रखा था, तो हैरिसन का अपना नोट्स जो भी वो बना रखा था इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने हैरिसन खोला ही नहीं, ओके बस खोल के टेबल वोबल ऐसे सुपरफिशियल देख लिया। जो नोट्स बनाए थे हरिसन का वही पढ़ा। उसके बाद से फिर हमें ब्रेडली पढ़ना था। अब ब्रेडली तो मैं नहीं पढ़ सकता, 1 से 2 3 महीने में ब्रेडली नहीं पढ़ सकता मैं। तो तो फिर मैंने सोचा कि जो है ब्रेडली इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने देखा ब्रेडली, पहले लिया उसको आईपैड में डाउनलोड किया। ओके फिर मैंने उसके एक एक टेबल एक एक फिगर देखा। और फिर ऐसे सुपरफिशियली मैंने उसके टेक्स्ट देखे। तो ओके फिर मुझे लगा कि जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम टेबल एंड फिगर। तो फिर मैंने जो है उसको फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ टेबल एंड फिगर कवर किया फ्रॉम ब्रेड ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इनिशियली पार्ट ऑफ अप्रोच। शुरू में अप्रोच वाले जो पार्ट दिया है उसका, और हैरिसन में जो जो टॉपिक हैं न्यूरो के वो सारे टॉपिक मैंने ब्रेडली से कवर किया, सिर्फ टेबल एंड फिगर। सो ये आपने जो बोला वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने हैरिसन तो पूरा किया था पहले से ही। तो आपने हैरिसन ऐसे ही क्लोज कर दिया, और आपको पता था कि इंस्टीट्यूट के लिए तो ब्रैडली चाहिए ही चाहिए। तो आपने ब्रैडली का टेबल्स, खाली टेबल्स ही लिया, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं है। तो टेबल्स ज्यादा लिया, टाइम नहीं और था। टेबल्स लिया और उसको ज्यादा रीड करके आपने नोट्स बनाए, और उसके साथ ही आपने मॉक्स किए ना, मॉक्स किए जी, एम्स के मॉक्स मॉक्स किया था मैं सारे। बहुत बहुत मॉक्स डाले थे मैंने, 7 या 8 मॉक्स डाले थे, आपने सब कुछ किया। और आपने वो एम्स का थियरी पार्ट क्लियर किया कर दिया। आपको एम्स लिखते वक्त क्या आपके मन में था क्या कि आप क्लियर कर सर जाएंगे? आपने पहले बोला कि 2 बार पहले एम्स लिखे थे आपने। हाँ, 2 बार पहले, हर 6 6 मंथ जो 6 मंथ होता है तो ओहो 2 बार दिया था मैंने पहले। तो तो मुझे आइडिया था मार्क्स थोड़ा कितने बहुत। आते थे? मार्क्स कितने आते थे पहली बार और दूसरी बार एम्स? 39 आउट ऑफ आउट ऑफ 18। 80? ओके ओके ओके। और इस बार कितने हैं? इस बार 66। 66? ओके ओके, बहुत बढ़ गया आपका मार्क। तो इससे पता चलता है कि जो भी एग्जाम्स है आपको हमें देना है। जो भी एग्जाम्स, एक एक एग्जाम्स में अगर कम मार्क आए तो दूसरी बार 6 6 महीने में आता है ना एम्स, निम्हांस जी सर, वगैरह 6 6 महीने। एग्जाम्स, 6 6 महीने आते हैं। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है एग्जाम, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या स्ट्रेस करना है ऐसे। और जब एम्स का थियरी का रिजल्ट आया तो आपको क्या लगा कि आप कंफ्यूज थे या हैप्पी थे, वो मुझे पता है। लेकिन क्या करना है आगे, क्या करना है आपके बारे में, इसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल था? एक्चुअली में सर थ्योरी पार्ट जो था मेरा काफी अच्छा गया था, नो डाउट कि जो है मुझे ऐसा था अंदर से फीलिंग थी कि जो थी इन थ्योरी आई हैव फर्स्ट या सेकंड रैंक इन ओके थ्योरी। ओके हाँ, फर्स्ट और सेकंड थ्योरी में मेरा मोस्ट लाइकली होना चाहिए, क्योंकि जो है 1.5 आवर्स का पेपर था, 1.5 घंटे का, 90 मिनट 80 मिनट्स का जो था। उसमें मैंने आधे घंटे में सारे क्वेश्चन कर दिए इन 30 to 35 मिनट्स। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ओनली 3 और 4 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था बस।
ठीक है। ये आधे तो घंटे फिर में जो लोग खत्म करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सब कुछ मालूम होते हैं उनको, एक तरह के लोग को कुछ मालूम नहीं होते तो जल्दी फिनिश करते हैं। तो आपको सब कुछ मालूम था। हाँ? तो कैसे मैं क्वेश्चंस क्रैक करने वक्त तो आपके मन में आया कि ये क्वेश्चन सब कुछ मुझे मालूम है, या लाइक कैसा आप फील हो रहा था नहीं, क्रैक? क्वेश्चन सर एक्चुअली में सर एम्स के क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्ट थे जैसे क्या? कि जो है डायरेक्ट तो बहुत कम रहते हैं, जैसे सिनेरियो थे क्या? कंफ्यूजन टाइप के ज्यादा। हाँ हाँ, सिनेरियो भी थे, दो टू लाइनर थ्री लाइनर्स भी क्वेश्चन थे, वन लाइनर्स भी थे। ओके। ये सीटी स्कैन था, मतलब उसमें दो तीन सीटी स्कैन था, सिंपल सिंपल थे, इमेजिंग में भी उसके मतलब। तो एम्स की सबसे सर मतलब 3 बार, जब अभी इसको लेके 3 बार हो चुके हैं एम्स देते हुए। हाँ हाँ तो सर एम्स में मुझे एक चीज लगा कि एम्स कभी पैटर्न से अपने हटता नहीं है, उसका एक हाँ। फिक्स पैटर्न है, उसी से या क्वेश्चन आते हैं, उसी से जो है कभी क्वेश्चन आपका जैसे जैसे ट्रिप्टान पूछा, हाँ ट्रिप्टान का पहला कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि 5-HT1BD एगोनिस्ट है कि या एंटागोनिस्ट है, इस तरह से कंफ्यूजन आपको। हम्म, एंड फिर नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक का पूछ देगा। तो मतलब एक पता है कि हेडेक से ये क्वेश्चन आने हैं, हाँ 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 उसका एक फिक्स पैटर्न है, नॉट जस्ट लाइक नीट की कुछ भी आ गया मतलब हाँ। पूरा सिलेबस ही चेंज करनी है। नीट में तो तो कुछ भी ऐसे। और एम्स में तो मुझे अब ये बताना है कि एम्स में क्वेश्चंस ज्यादातर पिछले जो क्वेश्चंस आए थे ना, उसके इन एंड अराउंड का क्वेश्चन आता है, इन एंड हाँ अराउंड का। हाँ, तो आप एक मतलब वो टॉपिक तो कवर करना है इन एंड अराउंड। कवर करना है। और पिछले जो क्वेश्चंस आप जब सॉल्व कर रहे हैं, रिपीट रिपीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो खाली क्वेश्चंस में मत ध्यान दीजिए, उसका इन एंड अराउंड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, इन एंड अराउंड। तो वो पैटर्न पता चलता है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या है, अब जब क्या रिपीट है जी। क्वेश्चन ज्यादा देखते हैं तो मैंने तो ज्यादा क्वेश्चंस तो इस माइंडसेट में, एग्जामिनर के माइंडसेट में ही डाला था वो मॉक में। बहुत यूज आया कि एम्स में जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको, उन लोगों को बहुत यूज आया था। वो लोग बोल रहे थे उसके बारे में। तो आपका सफर वो थियरी से प्रैक्टिकल तक का कैसा था, एम्स थियरी उसके से? बाद से प्रैक्टिकल, तो फिर सर प्रैक्टिकल का तो फिर मतलब सीनियर और जो हमारे वो थे जो गए थे, मतलब प्रैक्टिकल तक गए थे, बट वो कोई क्रैक और कर जो भी पाए? रीजन रहा ना क्रैक नहीं कर पाया, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या था, क्या सिनेरियो पूछा जाता है। तो हम्म पता चला कि वहाँ पे केस डिस्कस किए जाते हैं हम्म पर्टिकुलरली जो है। और अभी तो ये कोविड का पेंडेमिक है, तो फिर जो है इसमें जूम मीटिंग पे आपको जो है एक कोई केस रहेगा, आपका वही डिस्कस होता है, केस सिनेरियो जो भी हो। तो ओके। फिर मैंने उस एस्पेक्ट में टॉपिक वाइज कवर करने लगा कि जो है अगर मैं काम कर रहा हूँ मतलब न्यूरोलॉजी में, अगर मैं बताऊं कि मतलब वहाँ पे पूछा जाए कि क्या करते हो, कहाँ पे ज्वाइन हाँ किए हाँ हो, तो अगर मैं न्यूरोलॉजी में एसआर हूँ तो हाँ हाँ हमसे मोस्ट लाइकली, मुझे ऐसा लगा कि मोस्ट लाइकली हमसे पूछा जाएगा क्या क्या केस दिखे हो, ये कैसे मैनेज करते हो। हाँ तो हाँ स्ट्रोक हुआ, एपिलेप्सी हुआ, मतलब स्टेटस, पर्टिकुलरली इमरजेंसी पार्ट को फोकस किया मैंने हम्म, कि जो है हम्म। कि ये पूछा जा सकता है कि अगर स्टेटस में पेशेंट तो आप क्या कर सकते हो। तो उसको मैंने टेबल वाइज जो भी उसके स्टेटस के चार्ट थे और ये सब चीजें थी अपना, तो उसको मैंने देखते रहे और सर लोग से मिलते रहे और बाकी अपना। तो आपने आपके आपसे पहले क्वेश्चंस पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं अभी, ऐसे पूछा था क्या एम्स में? हाँ हाँ, पहले यही था कि जो है अभी तो आप यही कहाँ पे ज्वाइन है, कि पूछ- कंप्लीट कर लिया है कि अभी आपने कहीं ओ, ज्वाइन किया है। हो। तो आप बहुत चालाक है, तो आपने ऐसे काम कर दिया कि आपसे पूछे कि आपका, आपने जो क्वेश्चंस आपके मन में था वो आपने अपने एग्जामिनर से, क्या कहते हैं, दे यू मेड देम आस्क दैट क्वेश्चंस। ऐसा है ना? अच्छा है, स्ट्रेटजी अच्छा है actually. It's very good, because it's not like we have to make ourselves comfortable during an interview, and definitely prepare beforehand. जब आपको पहले से पता था कि सीनियर से, और आपके सीनियर से पता था कि ज्यादातर
स्ट्रोक, एपिलेप्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर वगैरह वगैरह क्वेश्चन ही आते हैं। तो प्रिपेयर भी करना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए और इंटरव्यू के लिए रेडी रहना चाहिए। और हम ट्विस्ट करके हमारी आंसर्स क्वेश्चंस, हमारे मन में जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनर से हम उगलवा सकते हैं, है ना। वो ठीक है, गुड स्ट्रेटजीज देयर। सो आपको रिजल्ट आया तो आपको क्या महसूस हुआ कि आपको पहले तो बहुत रिजेक्टेड थे नीट से, जी सर। तो एम्स में रिजल्ट आया तो आपको क्या लगा? आपने रिजल्ट आने से पहले मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब इंटरव्यू लगा कि सर जो है सिलेक्शन तो एम्स में चांसेस हैं। मतलब अब दिल्ली या नॉन दिल्ली जो भी हो, बट जो है चांसेस हैं, बिकॉज थ्योरी पोर्शन भी अच्छा हुआ है और इंटरव्यू भी ठीक ठाक हुआ है। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, तो बहुत लंबा नहीं चला था इंटरव्यू। तो फिर फोन आ गया था, तो फिर जो है तो फिर फोन पे ये था कि जो है फिर ये था कि आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, आपका कंप्लीट हो। जितने बताए थे मतलब ऐसा लगा कि ठीक बताए हैं, कुछ गलती तो कम ही है। मतलब इंटरव्यू में जितना पूछा गया हमसे, तो एमआर के इमेजेस थे, वो क्या पूछे थे केस सिनेरियो। कितने क्वेश्चंस? एमआर का एक ही पूछे थे क्या कुछ? एक ही क्वेश्चन था सबसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्वेश्चन ए स्लाइड एमआर का स्लाइड था सर, एंड वन लाइन क्वेश्चन था 10 year old child presented with progressive cognitive decline, और MR showing bilateral hyperintensity in posterior region में, posterior parieto-occipital region में in white matter hyperintensity थी MR में। और न्यूरोलॉजी में काम किया था, तो इसका बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपोजर था। तो मैम ने पूछा कि क्या है, कौन सा सीक्वेंस है, क्या है, कैसे है, तो सब बताया पहले बेसिक चीजें। हमारे सीक्वेंस फिर के बारे उसके में बाद पूछते से हाँ, एमआर सीक्वेंस क्या है, T1 है, T2 है, क्या दिख रहा है, कहाँ पे है, लीजन क्या है। उसके बाद से फिर व्हाट डीडी क्या हो सकती है। तो थ्री इंपॉर्टेंट डीडी आई, मतलब माय सीनियर इन discussed in the round. Most of the patient come with SSP, mitochondrial encephalopathy and leukodystrophy. ये थ्री इंपॉर्टेंट डीडी होते हैं। तो तो इसी पे आपने फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, क्या क्या और इन्वेस्टिगेट कराओगे, व्हाट फर्दर ईजी कराएंगे, एसएसपी है, रेड मेकर कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें अपना तो इसी आप पे था फर्दर। तो जो आपने आरएमएल में वो एसआरशिप किया था, उसका बहुत फायदा बस आया उस इस इंटरव्यू में। ठीक है। जी सर। तो अशफाक, आपने बहुत ठीक तरह से और बहुत इसी तरीके से आपने अपने व्यूअर्स को ये बताया कि आपने कैसा ये सफर तय किया था और आपने कैसे एम्स तक पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि जूनियर्स को करना चाहिए ताकि वो एम्स, आपके जैसे एम्स में नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स बाद, 6 महीने के बाद आपके साथ ही जूनियर जैसे ज्वाइन करें? आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके जूनियर्स को, आपके जो मन में है, आप बिल्कुल सर, बताइए। बिल्कुल सर की जो है एम्स के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि जो है। और अच्छी बात यह है कि जो है एक पैटर्न है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन इन एंड अराउंड आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। और एक आपके पास जो है मतलब रिपीटेड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10-10 क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियसली रिपीटेड रहेंगे आउट ऑफ 18, 10 to 15 डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद सर न्यूरोलॉजी हैरिसन तो है ही है, करना ही है इसको कंप्लीट। बस ब्रेडली जितना से जितना कवर हो सके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ टेबल और वो देखा था। बट ये जरूरी नहीं कि हर बार टेबल काम कर जाए और हर बार डायग्राम काम करे। तो फिर मोस्ट अब पर्टिकुलरली जो जो टॉपिक, मतलब विच टॉपिक जो हैरिसन में है, वो पर्टिकुलरली वो टॉपिक तो ब्रेडली से कवर होना चाहिए। और एनी एंट्रेंस एग्जाम, अभी तो जो चल रहा है नीट में भी तो वैसे ही हो गया। और बाकी तो कुछ इजी है, थ्योरी में जितना अच्छा नंबर आ सके, ताकि तो कब से शुरू करना है ये प्रिपरेशन आपके हिसाब से? सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से, तो अगर सेकेंड हो सके तो सेकेंड ईयर, नहीं तो थर्ड ईयर से तो लग जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से एंट्रेंस के लिए तो हमें हैरिसन करना ही चाहिए। इसके साथ ब्रैडली आप जितना जल्दी हो सके एमडी टाइम से, या उसके बाद आपको जब टाइम मिले, ब्रैडली शुरू करना चाहिए। और आपने ज़्यादा कोचिंग नहीं लिया था, लेकिन आपने मॉक एग्जाम्स बहुत क्रैक किए थे, मीन्स जी सर, सॉल्व किए थे। तो डेफिनेटली दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यू शुड डू दैट।
अगर आपको काम करके एंट्रेंस को प्रिपेयर करना है तो बेहतर होगा कि आप एक नॉन एकेडमिक रेसिडेंट के हिसाब से किसी अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाए, ताकि आपको, आपने जैसे एम्स प्रैक्टिकल्स क्लियर किए थे, वो तो आपका क्लिनिकल नॉलेज है, वो तो मिल जाएगा जब आप नॉन रेसिडेंट एसआर के हिसाब से, नॉन एकेडमिक रेसिडेंट के हिसाब से आप कहीं पे ज्वाइन हो सके। तो ये एक तरीका है जिसको, जिन लोगों को काम करना है और पढ़ना है। तो आई यूजुअली से दैट काम और पढ़ाई दो हम मिक्स नहीं कर सकते, बट अगर मुश्किल है, कैन नॉट हेल्प इट आउट, देन डेफिनेटली यू शुड गो लाइक व्हाट डॉक्टर अशफाक हैड डन। सो आई थिंक अशफाक जी ने हमें सब कुछ बताया जो उनके जर्नी में था एम्स पहुंचने का। आई विल कंग्रेचुलेट अशफाक अगेन फॉर हिज ग्रैंड सक्सेस, and And sir, tell me, Ashfaq. Sir, and also got second rank in PGI Chandigarh. Oh, okay. I didn't know that. Okay. Oh, I see. PGI second rank आए थे. Okay. Very good. I didn't know that actually from you. You didn't message me regarding that, I guess. PGI thing. You told me regarding only AIMS, and so AIMS 6th rank, PGI second rank, and so that you got after getting NEET 364 rank. So luckily you got time in between to actually ponder over and think and fight back to get a good rank in one of the best institutes in India. So you all the viewers seeing this, I want you to get inspired with what Ashfaq had said, his journey and all, and I wish Ashfaq all the best for his further DM studies, and all the viewers who are seeing this at this point of time, that they should do their best to crack into medical colleges and institutes all over India. And मैं दिल से बोलता हूँ कि आप बन जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आपके दिल में एक पैशन हो कि न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, और आपको वो हार्ड वर्क भी करना है इसके साथ ही। तो I'll stop my video with this. So thank you, Ashfaq, and thank you, viewers. Thank you.